Let's start solving the first question. What is meant by work done? Work done, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ आपने डिफाइन करनी हो तो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो F into D, where F is the force applied and D is the distance moved in the direction of the force. You can even say that D is the displacement in the direction of the force. Next, what are the SI base units of power? Power is work done over time. Work done is force into distance over time. Force is MA into D over T. Mass is kilograms, acceleration is meter per second square, distance is meters, and time is in seconds. So kg, m और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर और आगे आ गया s minus 3. These are the SI base units of power. Part C को देखो. The maximum useful output power of a car traveling on a horizontal road is given by P is equals to V cube into B. अब वो कहता है जी calculate the value of V. So P is equals to V cube को 80 पावर को लिख देते हैं 84,000. V cube निकालना है और B की वैल्यू है 0.56. तो यहाँ से आप V cube की वैल्यू निकालो. So V cube की वैल्यू निकलेगी 84,000 divided by 0.56 and V cube is 150,123. And then you take an under root of this answer. Oh, sorry, cube root of this answer, not an under root. 150,123. The value of V that I'm getting is 53.1. Can somebody confirm? Is it 53 meters per second? I hope you're all with me. Perfect. Uncertainty in the value of V निकालने के लिए आपको पहले V को subject बनाना पड़ेगा. So V cube will be P over B, and then you will write this as V is equals to cube root of P over B. Got it? Now, you know that this is a question of multiplication and division, so you will have to write down the percentage error equation. So percentage V is equals to cube root is 1 by 3 into percentage B plus percentage P. आपको आई होप ये याद है, भूल नहीं गए कि जो क्यूब रूट जो मैंने चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो V is equals to P over B whole raised to power 1 over 3. So जब आप परसेंटेज एरर करोगे तो वो पावर नीचे आ जाएगी और ये दोनों परसेंटेजेस निकल आएंगे और ये ऐड होंगे. एरर कभी डिवाइड नहीं होता, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, एरर सिर्फ और सिर्फ ऐड होता है. सो परसेंटेज V is equals to 1 by 3 of percentage B is 5% and percentage B is 7%. So 5 plus 7 is 12. 12 by 3 is 4%. ठीक है. अब ये परसेंटेज एरर किस चीज़ के अंदर है? ये 4% एरर किस चीज़ के अंदर है? ये 4% एरर है इन द वैल्यू ऑफ 53.1. So that is going to be the value of delta V. So 4 over 100 of 53.1 करें. Delta V will turn out to be 2.1 meters per second, which you can write as, आपको पता है एरर आपने हमेशा 1 ऐसे में लिखना होता है, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो. अब मुझे अगर कोई बंदा ये कह दे कि इसको फ्रैक्शनल एरर से सॉल्व कर दे, मैं फ्रैक्शनल एरर से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऑल्दो आई डोंट लाइक इट बट आई विल स्टिल डू इट. सो इक्वेशन थी हमारे पास ये. फ्रैक्शनल एरर से अगर सॉल्व करूँगा तो आई राइट डाउन माई इक्वेशन एज डेल्टा V ओवर V इज इक्वल्स टू 1 by 3 into delta P over P plus delta B over B. अब पहले तो आप बैठ के यहाँ से निकालो कि डेल्टा P कितना है जो नहीं गिवन, फिर यहाँ से निकालो डेल्टा B कितना है जो कि नहीं गिवन, और फिर आप उनको वैल्यूज़ को यहाँ पे डालो और यहाँ पे डालो और P की वैल्यू 84,000 इधर डालो, B की वैल्यू 0.56 इधर डालो, फिर सॉल्व करो, फिर V से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा. तो आपको समझ आ गया कि लंबा तरीका क्यों बन गया ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको हमेशा क्वेश्चन में परसेंटेज एरर, मोस्टली परसेंटेज एरर गिवन होता है. तो आप अपनी इक्वेशन को परसेंटेज में रखें, 1 मिनट में, 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. विल 2.1 स्टिल बी करेक्ट? हाँ 2.1 करेक्ट तो होगा,
लेकिन अनसर्टनटी हमेशा हम 1SF में देते हैं, ये बात भूलनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जवानों, हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है कि एक बलून है जिसका एक फिक्स मास ऑफ गैस है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी थ्योरी भी बता देता हूँ। देखो जवानों, जब आपने इस बलून को भरा होगा तो भरने की वजह से लेट्स से पहले ये बलून फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड था, ये ब्लॉक था, ये स्ट्रिंग था, और यहाँ पे बलून था ये पतला सा। तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ये हवा थी, ठीक है। अब आपने जब इस बलून को इन्फ्लेट किया होगा, मुझे ये बताएं कि क्या आपने इस सारी हवा को लेफ़्ट राइट किया होगा या नहीं किया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम ऑफ बलून होगा, क्या उतना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने डिस्प्लेस किया होगा या नहीं किया होगा बलून की जगह बनाने के लिए। मैं इस कमरे में आया हूँ तो जितना मेरा वॉल्यूम है, क्या उतना वॉल्यूम ऑफ एयर इस कमरे से बाहर किया होगा। यही कॉन्सेप्ट है, सही है। सो यहाँ पे लिख लो कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू हैव डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे तो मैं एयर लिख रहा हूँ, कल को आप पानी में होंगे तो आप लिख देंगे पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। आप पानी की बाल्टी लें, पानी की बाल्टी में अपना हाथ डालें, आपका हाथ डालने की वजह से जितना आपके हाथ का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस बकेट से बाहर आने की कोशिश करेगा। अगर बकेट पूरी भरी होगी तो आपने देखा होगा हाथ डालने पानी बाहर आता है। कितना पानी बाहर आता है? एग्जैक्टली उतना जितना आपके हाथ का वॉल्यूम है। ये है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल है। वो कहता है कि आप थ्रस्ट on an object is always equal to the weight of the fluid that is displaced. Up thrust is always equal to the weight of the fluid that is displaced. ठीक है, weight of fluid displaced का मतलब है weight of air जो आपने displace की है। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे बताया कि रेडियस ऑफ बलून कितना है। क्वेश्चन में तो ये मांग रहा है कि बलून का रेडियस कितना है, और अब थ्रस्ट की वैल्यू उसने दी हुई है 0.071, तो मैं यहाँ पे 0.071 तो लिख देता हूँ। अब मुझे ये बताएं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस में मुझे क्या पता मैंने कितनी हवा लेफ्ट राइट की है, मुझे तो नहीं पता। अगर आप वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस में आप mg लिख देंगे तो ये मास ऑफ द एयर जो आपने डिस्प्लेस किया ये तो वो होगा। हमें तो नहीं पता हमने एयर की, हमें तो बलून का रेडियस चाहिए भाई, सही है। अब आप फर्दर इसको तोड़ें तो आप कहेंगे 0.071 इज इक्वल टू, अब उसने आपको डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है। सो डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर ओवर वॉल्यूम ऑफ एयर। सो मास ऑफ एयर की जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर। सो मास ऑफ एयर की जगह आप लिख दें डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू ग्रेविटी। अब बड़े गौर सुनना, ये कौन सी एयर है? ये वही वाली एयर है जिसको आपने डिस्प्लेस किया है। अभी बलून के अंदर नहीं आए हम। ये कौन सी एयर है? ये वो एयर है जो आपने लेफ्ट राइट की अपने बलून की जगह बनाने के लिए। लेकिन अब मैंने आपको एक बात समझाई कि आपने जितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस किया होगा वो वॉल्यूम ऑफ बलून के बराबर होगा। जितना बलून का साइज होगा उतना ही एयर का साइज आपने लेफ्ट राइट किया होगा। इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह, मैं नेक्स्ट लाइन में करने लगा हूं, हालांकि मुझे एक लाइन में कर देना चाहिए, 0.071 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू ग्रेविटी। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को कि यहां पे मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह वॉल्यूम ऑफ बलून ले लिया क्योंकि वो दोनों वॉल्यूम्स बराबर हैं। ये बात समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझोगे, आप बस इसको वैसे करके चले जाओगे तो हो सकता है कि आपको पेपर में जाके कंफ्यूज करेगी ये क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। बलून की बात कर रहे हैं, डाल हम वो हवा रहे हैं जो उसके इर्द गिर्द है। नहीं, हमने एयर के वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया है विद द वॉल्यूम ऑफ बलून, क्योंकि बलून का जितना वॉल्यूम होगा उतनी एयर हमने लेफ्ट राइट की होगी। सो वॉल्यूम ऑफ बलून को पहले निकालें। Volume of balloon is going to be 0.071 divided by density of air is 1.2 given in the question, gravity की value 9.81। इसको सॉल्व करो जवानों। So 0.071 divided by 1.2 into 9.81।
The answer that you get for volume of balloon is 6.0 into 10 is to power minus 3 meter cube. This is the volume of the balloon. अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ द बलून क्या होता है जी? वॉल्यूम ऑफ द बलून होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो आप यहाँ पे लिख दें 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालें. सो 6 इंटू 10⁻³ टाइम्स 3 डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब टर्न्स आउट टू बी 1.44 इंटू 10⁻³ अब इसका क्यूब रूट ले लो. सो आर की वैल्यू निकल आएगी 0.1129. अब आप मुझे बताएं कि ये 0.1129 लिखेंगे या 0.11, आप 0.11 लिखेंगे. कैन यू राइट 0.113? सोचें, कैन यू राइट 0.113? ऑफ कोर्स यू कैन. द रीजन इज 0.113 इज 3SF. आप 3SF जवाब दे सकते, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि 0.1 लिखना है मैंने, नहीं, आपको नंबर नहीं मिलने चाहिए, आपको एक नंबर ज़रूर कटना चाहिए. सही है. तो इसलिए प्लीज़ नंबर फजूल के नहीं कटवाने. याद रखना आंसर्स हैव टू बी 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. गाइस लेट्स हैव अ लुक एट पार्ट बी. कहता है द टोटल वेट ऑफ द बलून, द स्ट्रिंग एंड द ब्लॉक इज 0.053 न्यूटन्स. सो अब इसके ऊपर बनाओ. सो ये बलून, स्ट्रिंग और ये ब्लॉक, इनका जो टोटल वेट है वो है 0.053 न्यूटन्स नीचे की तरफ. The external force holding the block on the ground is removed so that the released block is lifted vertically upwards by the balloon. और आपको पता है कि अपथ्रस्ट जो है वो आपके ऊपर की तरफ ऐड कर रहा था, और जो अपथ्रस्ट था वो था 0.071 न्यूटन. इट्स जस्ट लाइक आप वो अगर पानी की बाल्टी में वो छोटा सा जो कप होता है जिससे आप अपने ऊपर पानी, मुझे याद है बचपन में अम्मियाँ नहलाती थी तो वो पानी हमें डालती थी ऊपर विद दैट कप. वो हम बचपन में करते क्या थे कि हम वो कप को ना पानी की बाल्टी में थोड़ा नीचे दबाते थे, और जब छोड़ते थे तो आपने कभी नोटिस किया कि वो उड़ता हुआ ऊपर आता था? कभी टॉयज़ के साथ एक्सपीरियंस किया हो कि टॉय को नीचे, टॉय जो फ्लोट कर रहा है उसको नीचे दबाओ, हाथ हटाओ तो वो उड़ के ऊपर आता है. सो इस केस में भी ये हुआ यही कि नीचे वेट कम था और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो ज़्यादा थी, लेकिन हमने इसको दबा के रखा हुआ था जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे था. अब वो कह रहा है कि मैंने अपना हाथ उठा लिया, तो जब मैंने हाथ उठा लिया तो क्या होगा? वो चीज़ ऊपर की तरफ आ जाएगी. जो आप बलून को या अपने टॉय को पानी में नीचे दबाओ, और दबा के जब तक दबाया हुआ है तब तक नहीं आएगा, तब मज़ा नहीं आएगा. जब छोड़ोगे तब मज़ा आएगा क्योंकि उड़ के आपके मुँह पे आएगा. सो जब वो छोड़ेंगे तो वो क्यों उड़ के ऊपर आएगा? क्योंकि अपथ्रस्ट इसका वेट से ज़्यादा है. वेट इज़ 0.053, अपथ्रस्ट इज 0.071. वो कहते हैं मुझे ये बताओ व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अपवर्ड्स. सो यू गाइज नो दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला F minus F is equals to ma. Your forward force is 0.071, your opposing force is 0.053, mass is 0.053 divided by 9.81, W is equals to mg किया और mass को यहाँ से निकाला W over g करके into acceleration. So the acceleration will turn out to be 3.33 या 3.3 meters per second square. So part C में कहते हैं the balloon continues to lift the block. The string breaks as the block is moving vertically upwards with a speed of 1.4 meters per second. So ये string टूट जाता है when the block was moving upwards with a speed of 1.4 meters per second. After the string breaks, तो ये block का ज़ाहिर है इसने नीचे गिरना है, लेकिन ये फ़ौरन नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि जवानों इसके पास इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है 1.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है. ठीक है, ऊपर की तरफ जो इसकी स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकंड है. जब इसकी स्पीड 0 होगी तब इसका डायरेक्शन चेंज होगा और फिर ये नीचे आएगा. तो पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा. ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी ठीक ठाक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एक्सेलेरेशन जो पहले थी वो 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, लेकिन अब चूंकि वो बलून कट चुका है, समझो इंजन ही कट गया है, सो अपवर्ड एक्सेलेरेशन ख़त्म हो गई है. अब सिर्फ डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, लेकिन चूंकि इसके पास एक स्पीड है तो उस स्पीड को ज़ीरो करने में कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर ज़रूर जाएगा. और वो ये भी कह देते हैं दैट द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3.6. सो ये जो डाउनवर्ड स्पीड है वो 3.6 है. वो कहता है बाय कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स, सो स्ट्रिंग इधर टूटती है एट दिस पोजिशन, कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द ग्राउंड. सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ दिस हाइट. सो लेट्स
यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 टाइम्स. अब आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं. चले, सो 2 टाइम्स 9.81 टाइम्स h को डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को आप ऊपर की तरफ लेने हैं तो माइनस h लिख दें, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. फाइनल स्पीड आपकी नीचे के डायरेक्शन में है, सो इसको लिखेंगे 3.6 होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड आपकी ऊपर की तरफ थी, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, सो माइनस 1.4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लें. सो बेसिकली 2 इंटू 9.81 इंटू एच इज इक्वल्स टू 3.6 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर. ये माइनस का साइन कोई फ़र्क नहीं डालेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए. द हाइट अबव द ग्राउंड h इज 0.56 मीटर्स. चलिए जी पार्ट 2 देखें. द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम t इज इक्वल 0 एंड द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू कैपिटल T. सो t इज इक्वल टू कैपिटल T पे वो ग्राउंड को हिट करती है, और जब ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी स्पीड कितनी होती है 3.6. कहता है numerical values of t are not required, assume that v is positive in the upward direction. Lovely. So जी कहानी को फिर से बनाए कि आपकी स्ट्रिंग जब टूटी थी तो आपकी स्पीड थी 1.4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव. आप कुछ टाइम लगा आपको 0 मीटर पर सेकेंड पे आने में. क्यों? क्योंकि अब आपकी ग्रेविटी ही है जो आपको पुल कर रही है नीचे की तरफ, लेकिन आपकी स्पीड आपके अंदर मोमेंटम रखती है थोड़ा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं. सही है. और उसके बाद आपका डायरेक्शन चेंज होता है जवानों, और आप नीचे आते हो, एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू कैपिटल T योर स्पीड इज माइनस 3.6 मीटर्स पर सेकेंड. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज कि आप 0 के ऊपर एक फ्लैट लाइन बना लो, क्योंकि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बना रहे. तो ध्यान रखना कि ये वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में हमने दिखानी है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखानी है 1.4. सो अपने ग्राफ को अगर आप गौर से देखो, हमें इनिशियल वेलोसिटी दिखानी है 1.4. सो 1.2 1.4 इज ओवर हियर. और 1.4 मीटर पर सेकेंड के बाद क्या होता है, आपकी स्पीड कम होनी शुरू होती है, बिकॉज आपका इंजन विच वॉज योर बलून हमने उससे आपको ख़त्म कर दिया, उससे आपका ताल्लुक तोड़ दिया, और उसको कुछ टाइम लगता है अपनी स्पीड को ज़ीरो करने में. कितना है वो हमें मालूम नहीं है, और ना उसने कहा है कि हमने निकालना है. हाउएवर वी डू नो दैट एट टाइम t इज इक्वल्स टू t इट हिट्स द ग्राउंड. सो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द स्पीड इज 3.6. सो हमने क्या करना है माइनस 3.6. सो माइनस 3.2 माइनस 3.4 माइनस 3.6, that is going to be this point. At this point, you're going to hit the ground. So, you're starting from 1.4 positive. बीच में आपकी स्पीड को हमने ज़ीरो करना है, और फिर हमने आपको माइनस 3.6 तक लेके जाना है. सही है. और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए. सो व्हाट यू विल डू इज़ यू आर गोइंग टू पिक अप योर रूलर एंड जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 1.4 टिल माइनस 3.6, और आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचा था. सो दिस इज़ द लाइन. सो हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंचा था एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ. इसलिए नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ती गई, और टी इक्वल टी पे वो बिल्कुल ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी स्पीड माइनस 3.6 हो गई. और आप चाहो तो आप इसके ऊपर हमें एक वर्टिकल लाइन वापस बना के दे सकते हो, जो हमें दिखा दे कि आप ग्राउंड को हिट कर गए हो तो आपकी स्पीड ज़ीरो हो गई है. दिस इज़ द ग्राफ. Question number 3, what is meant by center of gravity of an object? This is the point where the whole weight of the body appears to act. पार्ट बी को देखें. उससे कहा कि आपके पास एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी टोटल लेंथ है 0.96, उसका वेट 23 न्यूटन है, और आपने उसके ऊपर एक ब्लॉक W रखा हुआ है विच इज़ रेस्टिंग. It's in equilibrium. Angles given है. Beam is in equilibrium. First part says calculate the vertical component of the force exerted by the wire on the beam. So wire के अंदर जो force है वो 45 न्यूटन की है, जो टेंशन है. अब vertical force मांगी है, so this is going to be 45
sine 37. So when you do 45 sine 37, you get 27.1, which is 27 newtons. Next part says, by taking moments about A, calculate the weight W of the block. Let's go back. By taking moments about A. So ये आपका पिवट है. अब आप मुझे बताओ 45 sin 37 आपको इस तरफ रोटेशन देगा. इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? 12, 3, 6, 9. ये आपने यू बनाया है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. गॉट इट. और 23 न्यूटन कहाँ देगा? वो देगा क्लॉकवाइज. ये ब्लॉक किधर देगा? वो देगा क्लॉकवाइज. और चूंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मोमेंट इक्वल होना चाहिए. सो वील अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर्म, which is sum of clockwise moments is equals to sum of anti-clockwise moments. Now, let's do sum of clockwise moments first. 23 into इस बीम की टोटल लेंथ इज 0.96. सो अगर मैं 0.96 का मिडल ले लूँ, दैट इज़ वेयर द वेट इज एक्टिंग. सो 0.96 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.48. सो 23 इंटू 0.48 प्लस ये जो W आपका वेट ऑफ द ब्लॉक है, ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट बनता है 0.56 प्लस 0.2 विच इज 0.76. सो W इंटू 0.76 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो आपने निकाला हुआ है 27.1 न्यूटन फोर्स या 27 न्यूटन फोर्स. और उसका डिस्टेंस कितना है? उसका डिस्टेंस वो पॉइंट डी के ऊपर ऐड कर रहा है, और पॉइंट डी का जो डिस्टेंस बनता है वो 0.56 बनता है. सो 27 इंटू 0.56. Solve this. Getting 0.76 W equals 4.136. So W की जो वैल्यू निकलेगी वो 4.136 को डिवाइड करके निकलेगी, which will be 5.44 न्यूटन्स. अब बड़े गौर से सुनना जवानों मेरी बात को. देखो, आपकी अपवर्ड फोर्स इज 45 sin 37 है ना. आपने डेसिमल्स में लिखा था 27.1 न्यूटन. यहाँ पे आपका वेट निकल आया 5.44 और ये निकल आया 23. अगर आप 23 के अंदर 5.44 को ऐड करो तो ये आपको देता है 28.44. सो वर्टिकल फोर्स बैलेंस नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. नंबर 1. नंबर 2, ये जो कॉम्पोनेंट है 45 का हॉरिजॉन्टल, which is going to be 45 cos 37, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये दो फोर्सेस आपके पास अनबैलेंस्ड आ रही हैं. समझ रहे हैं बात को? एक फोर्स वो जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है अभी 23 और 5.44 को अगर आप ऐड करो तो आपके पास क्या आंसर आता है? 28.44 नीचे की तरफ. हालांकि ऊपर की तरफ 27.1 है. इसका मतलब वर्टिकल फोर्स बैलेंस नहीं है. तो ये जो हिडन फोर्स है जो 27.1 के साथ शामिल होगी, अगर आपको पता करना है कितनी हिडन फोर्स है वो वर्टिकल, तो 28.44 में से 27.1 को माइनस करो. सो जब आप 27.1 में से 28.44 को माइनस करते हो, आपके पास आंसर आता है 1.34 न्यूटन. माइनस साइन को छोड़ दें, मैं सिर्फ माइनस कर रहा हूँ देखने के लिए कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है. डिफरेंस 1.34 का है. वो 1.34 कहाँ पे होना चाहिए? याद रखो, जो तमाम हिडन फोर्सेस होती हैं वो पिवट के ऊपर होती हैं. सो ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ होगी और 1.34 न्यूटन की होगी, ताकि जब ये दोनों ऐड हो तो इक्वल आ जाए 28.44 के. बिल्कुल इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो इस तरफ ऐड करिए 45 cos 37 बनता है 35.9. क्या बनता है? 35.9 न्यूटन. ये 35.9 न्यूटन जो है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? हमारे पास तो पूरे पिक्चर में कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. सो जवानों, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हिडन है वो हमेशा पिवट के ऊपर होती है और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा टू दिस वन, और उसकी वैल्यू भी 35.9 न्यूटन ही होगी या 36 न्यूटन्स. सो लेट्स गो फर्दर डाउन टू द क्वेश्चन. हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया. वो कहता है द हिंज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बीम एट एंड ए, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फोर्स. तो खाली हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट मांगा है, इसलिए आपने यहाँ पे 36 न्यूटन लिख देना है. वर्टिकल मांगा होता तो आप वर्टिकल भी लिख देते. द ब्लॉक इज नाउ प्लेस क्लोजर टू पॉइंट डी ऑन द बीम. स्टेट वेदर दिस चेंज विल इंक्रीज, डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट ऑन द टेंशन इन द वायर. सो गौर से देखें,
ये जो ब्लॉक है आप इसको यहाँ पे करीब लेके आने लगे हैं। सो मुझे ये बताओ कि जब आप इस ब्लॉक को करीब लेके आओगे तो आप ब्लॉक का जो डिस्टेंस है इसको कम कर रहे हो या नहीं कर रहे? कर रहे हो कम। तो एज अ रिज़ल्ट जो ओवरऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट है क्या वो कम होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको भी कम होना चाहिए। होना चाहिए ना। अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस तो आप चेंज कर नहीं सकते, वायर का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है। तो ये जो टेंशन है, जो फोर्स है क्या वो बढ़ेगी या कम होगी? हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कम करना है, इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को कम करना है। ये वाला नंबर हम कह रहे हैं चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है। तो इसके साथ क्या करें, इस नंबर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। सो उसने भी यही पूछा कि कहता है द ब्लॉक इज नाउ प्लेस क्लोजर टू डी, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होना चाहिए ऑन द टेंशन ऑन द वायर? द टेंशन ऑन द वायर शुड डिक्रीज। Part 5. The stress in the wire is 5.3 × 10⁻⁷. The wire is now replaced by a second wire that has a radius which is 3 times larger. The tension in the wire is unchanged. Calculate the stress in the second wire. गौर से देखें, वो कह रहा है टेंशन इन द वायर इज सेम, वो नहीं चेंज कर रहा। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स कह रहा है कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज करनी। तो इसका मतलब है स्ट्रेस और एरिया का हो गया इनवर्स रिलेशन। सो स्ट्रेस 1 × एरिया 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रेस 2 × एरिया 2, 1122 वाली इक्वेशन। अब स्ट्रेस 1 है 5.3 × 10⁻⁷। कि वायर का जो एरिया होता है दैट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो सर्कुलर होता है, तो वो होगा πr²। और जो नई वाली वायर है जिसका एरिया बड़ा है उसके अंदर आपने पाई इंटू बस 3r² कर देना है, दैट्स इट। सो ओरिजिनल वायर का एरिया πr², स्ट्रेस 2 निकालना है और एरिया 2 इज गोइंग टू बी पाई इंटू 3r²। सो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और स्ट्रेस नंबर 2 जो आपका निकल आएगा दैट विल बी 5.3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, अब व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट सो ये 3r² जो है ये बन जाएगा 9r², r² फिर कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली स्ट्रेस 2 × 9 इज इक्वल टू दिस नंबर। सो 5.3 × 10⁻⁷ को आप 9 पे डिवाइड कर रहे हो एंड द आंसर दैट यू विल गेट इज 5.9 × 10⁻⁶. Question 4. A horizontal spring is fixed at one end. A block is pushed against the other end of the spring so that the spring is compressed. Okay. Spring is compressed और अब आपने इसको पकड़ा हुआ है। The block is now released. जाहिर है जब छोड़ोगे तो ये एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में and it accelerates along a horizontal frictionless surface. Good. And the spring returns to its original length. The block obviously फिर जो जब जैसे ये ब्लॉक लीव करेगा एंड ऑफ द स्प्रिंग को तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी एंड इट विल मूव विद द स्पीड ऑफ 2.3 meters per second as shown. The block has a mass of 250 grams and the spring has a spring constant of 420. Okay. Assume the spring always obeys Hooke's law and all the potential energy is transferred to kinetic because कोई friction नहीं हो रही. Calculate the kinetic energy of the block. Kinetic energy is half mv square half into 250 into 10⁻³ times the speed which is 2.3 square. The answer to this is 0.66 joules. आगे चलें, कहता है कैलकुलेट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द ब्लॉक इज रिलीज्ड. सो देखो वो काइनेटिक एनर्जी जितनी आई है 0.66 की, वो सारी की सारी आई इसलिए थी क्योंकि आपके स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच वाज गिवन बाय हाफ kx², where x is the compression. So 0.66 is equals to 1/2 of k, which is 420 into x². So 0.66 into 2 divided by 420 and take an under root of this answer. So the value of x that you get is 0.056 meters. This was the compression. Part C में कहता है after leaving the spring, the block moves along the horizontal surface until it hits a barrier at a speed of 2.3 meters per second. Like I said, उसकी acceleration 0 है क्योंकि वो spring जो energy दे रहा था उसका तो contact ख़त्म हो गया. अब वो रुकेगा तभी जब वो barrier को hit करेगा. बैरियर को वो हिट करता है विद a speed of 2.3 meters per second. ठीक है, और बैरियर से वो रिबाउंड करता है विद a speed of 1.5 meters per second. और जो कॉन्टैक्ट टाइम विद द बैरियर है वो है 0.086 सेकेंड्स का. सो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का ध्यान रखना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. सो फाइनल मोमेंटम अगर आप इसको पॉजिटिव ले लो तो ब्लॉक का जो मास था
दैट वाज 0.25. ये फॉर्मूला होता है एम वी माइनस एम यू. सही है. सो एम दोनों में सेम है तो एम को कॉमन निकाल लो. फाइनल वेलोसिटी इज़ 1.5. अब ये फॉर्मूला का माइनस आ गया. अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी दोनों में -2.3, कोई डायरेक्शन डिफरेंट है ना. सो -2.3. सो 1.5 प्लस 2.3 इंटू 0.25, 250 ग्राम्स. तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95 न्यूटन सेकेंड्स. दिस इज चेंज इन मोमेंटम. और फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स आपको पता है कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो 0.95 को डिवाइड कर दो बाय 0.086. So when you divide this by 0.086, you will end up getting 11.0 newtons. Part D में कहते हैं the maximum compression of the spring is now varied in order to vary the kinetic energy of the block. मतलब आप ज़्यादा कंप्रेस करते हो, जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे जवानों उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें. और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी is equals to elastic potential energy, which is equals to half kx squared. So kinetic energy is equals to half kx squared. अब स्प्रिंग कह रहा है कि वो सेम यूज़ करेंगे हम हर दफ़ा, सिर्फ उसकी कंप्रेशन वेरी करेंगे. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है. डायरेक्ट रिलेशन होता तो ये पावर जो है 1 होती. ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है. सो ये वाला ग्राफ कुछ यूं बनेगा. अच्छा, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की जगह भी हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख लो. हाफ एम को भी कांस्टेंट, क्योंकि मास भी आप चेंज नहीं कर रहे. तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, विच मीन्स वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो अगर ये ग्राफ आ जाता कि हमें बना के दो ऑफ हाउ योर वेलोसिटी वेरीज विद योर कंप्रेशन, तो तब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, क्योंकि आप देखें पावर 1 आने की डायरेक्ट रिलेशन आ गया. स्टेशनरी वेव बनाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसमें से एक कंडीशन कह रहा है द टू वेव्स आर द सेम एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. कोहेरेंट तो हैं, बट द वेव्स मस्ट बी मूविंग, द वेव्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ये प्राइमरी कंडीशन है स्टेशनरी वेव की. सेम टाइप की हैं, दोनों साउंड हैं, सेम वेव लेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम सब कुछ सही है, सिर्फ दे शुड बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ये बात नहीं भूलनी. A stationary wave is formed on a string that is stretched between two fixed points A and B. T is equal to 0 पे उसकी ये हालत है जो आपके सामने है. Distance AB is 0.8 meters. The period of the stationary wave is 0.016 seconds. On figure 5.1, sketch a solid line to show the position of the string at these times. इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख लो छोटी सी. I want to show you how a stationary wave oscillates and how many movements does it have in one time period. First of all, just soothe yourself with how does a stationary wave oscillate. So this is how it oscillates. It's not like your regular wave which goes left or right. The stationary wave oscillates up and down, as you can see very, very clearly. And another thing that I want you to note is that if there are two particles which are between two nodes, this is a node and this is a node. If there are two particles or as many particles between nodes, all of them always move in the same direction. For they've just given you the example of two, but if I could have, let's say, a particle over here, a particle over here, a particle over here, a particle over here, as long as the particles are between two nodes, they will both or all of the particles will always be moving in the same direction. Have a look. Both particles are going down, both particles are going up, both particles are going down, both particles are going up. Acha. Now let's talk of the time period. Because this is a wave, it has a frequency, hence it must have a time period. Now please remember that in one time period, a stationary wave moves 4 times in one time period. I'll show you. Let's start from here. So this is my starting point and this is my starting point. ये वाला point यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक movement होगी, फिर यहाँ से ये और नीचे जाएगा, ये दूसरी movement होगी. Then it's going to come back, third movement, and then it's going to go back to this point, fourth movement, and when it reaches the same point from where I started, that is one time period. Now let's have a look. 1. Okay, so थोड़ा सा पीछे करना चाहिए था. Alright, so I'm going to slow it down for you. Playback speed 0.5. Let's do it. This is almost 1. One movement means you're on the x-axis.
2, 3 again when you reach the x-axis, and 4. So let's count the movements again. First, second, third, fourth. In one time period, your stationary wave moves 4 times. So remember this, that in one time period, a stationary wave will always move 4 times. So one movement is always 1/4. This is one movement. Second, third, fourth. 4 movements in one time period. So जवानों, अब समझो कि ये वो वाली स्ट्रिंग है जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा था. हमने ये डिसाइड कर लिया कि 4 मूवमेंट्स होती हैं एक टाइम पीरियड में, और टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 0.016 सेकेंड्स. इसलिए मैंने उस वीडियो में बोला कि एक मूवमेंट को लगता है क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड. क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड कितना होगा? 0.016 को 4 पे डिवाइड कर दो तो 0.004 सेकेंड आ जाएगा. ये एक मूवमेंट का टाइम है. सो अभी आप जिस पोजीशन में हो, आप समझो कि इसी पोजीशन में आपके सामने, आपके जहन में वो एनिमेशन चल रही है. तो मुझे बताओ कि 0.04 सेकेंड्स पे क्या होगा, एक मूवमेंट के बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग की क्या हालत होगी. द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लैट एंड यू हैव टू लेबल दिस लाइन एज P. और 0.024 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? सो आप क्या करो, आपको पता है कि 4 मूवमेंट्स के बाद 0.016 सेकेंड्स आता है. हर एक मूवमेंट के बाद 0.04 सेकेंड्स होते हैं. सही है. सो कितनी टोटल मूवमेंट्स हो रही हैं? 0.004 सेकेंड्स एक मूवमेंट का टाइम है. एक और मूवमेंट का टाइम भी ऐड कर लो, ये भी 0.004 सेकेंड्स है. इन सबका पूरा टाइम ऐड करो तो ये 0.024 सेकेंड्स बन गया. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6 मूवमेंट्स हुई हैं जी टोटल. सो आपको पता है कि जब ये आपका स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, मैं आपको अपने हाथों से करके दिखाता हूँ. जब स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा तो 6 मूवमेंट्स होगी. 1, 2, 3, 4 मूवमेंट्स पे तो एक टाइम पीरियड होता है. एंड दैट मेक सेंस. 4 मूवमेंट्स बाद वो वापस उधर ही खड़ा है जहाँ पे वो है. 5, 6 मूवमेंट्स के बाद जो टाइम गुजर चुका है वो 0.024 सेकेंड्स है. और 6 मूवमेंट्स के बाद जो इसकी शक्ल होगी वो कुछ ऐसी होगी. जस्ट मेक श्योर कि आप अपना एम्पलीट्यूड जो है उसको वही रखो, उसको नहीं छेड़ना, और ग्राफ को फिर से बनाएं. बेसिकली यूर ड्राइंग अ रिफ्लेक्शन. सो उसने कहा इस लाइन को Q लेबल करो, और जो पहली लाइन थी P थी. डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग. सो उसने आपको बताया डिस्टेंस AB है 0.8 मीटर्स. अब आपको पता है कि स्टेशनरी वेव है तो ये तमाम पोजीशन ये आपके नोड्स हैं, ऐसे ही है ना. और नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होता है? λ/2. सो ये कितने λ/2s हैं? λ/2, 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 λ/2. These are 4 λ/2s. So V is equals to F lambda में आपको पता है 4 λ/2 is equals to this distance AB which is 0.8 meters. जहाँ से वेवलेंथ निकाल लो अपनी. वेवलेंथ निकल आएगी आपकी 0.4 meters. So V is equals to F lambda. The frequency you can find out from the time period, because frequency is 1 over time period, so 1 over 0.016 into 0.4, that is your wavelength. The answer that you get for this is 25. So यहाँ पे हम 25 लिख देंगे. So over here, you're finding out the ratio using Malice's law. You know that I1 and I0 are related by the equation I1 is equals to I0 into cos square theta, या cos theta whole square. So I1 over I0 will be equal to cos of 30 degrees whole square. So cos 30 का square कर लो. Your answer is going to be 0.75. और मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये जितने फिल्टर्स आगे लगाएगा, आपने एंगल का पिछले वाले से डिफरेंस रख के कॉज वाली इक्वेशन में लगाना है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 फिल्टर्स लगाता है, 2 फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा रहा है. एक फिल्टर 30 पे लगाया, अगला फिल्टर वो कहता है कि मैंने बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल रख दिया, मतलब 90 डिग्री टू द वर्टिकल रख दिया. तो आपने देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है. ये 30 डिग्रीज पे है, ये 90 डिग्रीज पे. डिफरेंस कितना है? 60 डिग्रीज का. सो पीछे वाले के हिसाब से इसका डिफरेंस था 30 का
तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया. ये एंगल होता है ना, ये एंगल डिफरेंस होता है बिटवीन द पिछली वाली पोजीशन. सो अब पिछली वाली पोजीशन से नई वाली पोजीशन में एंगल डिफरेंस इज 60 का. सो अब वो कहते हैं मुझे I2 ओवर I0 निकाल के दो. सो I2 ओवर I0 पे कितने फिल्टर्स आए? 2 आए हैं ना. तो आप यहाँ लिखेंगे I2 ओवर I0 इज इक्वल्स टू cos थीटा 1 का स्क्वायर इंटू cos थीटा 2 का स्क्वायर. अब cos थीटा 1 का स्क्वायर वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.75. cos थीटा 2 में यहाँ पे आप लिखेंगे cos 60 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है. Your answer is going to be 0.1875, which is going to be 0.19. What is potential difference? Potential difference is the work done per unit positive charge in driving it between 2 points. कहता है the resistance of x is greater than the resistance of y. Stein explain which dissipates more power. देखो current same है, सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे आप लिखें current is constant because it's a series circuit. So power is equals to I square R वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, and therefore power will be proportional to resistance. Since resistance x is more than resistance y, hence the power dissipated in x will be more than the power dissipated in y. In part C, you have the cell with internal resistance, you have P and Q, और Q में जो current जा रहा है वो 4.5 एम्पेयर का है. वो कहता है total charge of 650 coulombs moves through resistor P in a time interval of 540 seconds. So यहाँ पे वो जो चीज़ दे रहा है वो कह रहा है 650 coulombs moves in a time of 540 seconds. So हम current निकाल सकते हैं. क्यों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हो जाता है इसको, सीधा सा करंट क्यों नहीं बता देता. सो ये करंट है 1.2 एम्पेयर का थ्रू रेजिस्टर P, एंड दैट टेल्स यू दैट द करंट कमिंग फ्रॉम द सेल इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1.2 प्लस 4.5 विच इज गोइंग टू बी 5.7 एम्पेयर्स. मेक सेंस? और कहता है ड्यूरिंग दिस टाइम रेजिस्टर P dissipates 4800 joules of energy. So power dissipated कि आपको वो बता रहा है कि पावर डिसिपेटेड इज 4800 जूल्स. अगर आप टाइम पे डिवाइड कर लो, बिकॉज एनर्जी ओवर टाइम गिव्स यू पावर 540 सेकेंड्स पे. सो 4800 जूल्स डिवाइड बाय 540 गिव्स यू द पावर विच इज़ 8.9 वाट्स. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट ही सेज, सो उसने पहले मांगा ये करंट, हमने करंट निकाल दिया. अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस पी. सो आपको पता है कि वोल्टेज क्रॉस पी के लिए यू कैन यूज़ द फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI. यू हैव द पावर विच इज़ 8.9. वोल्टेज निकालना है, करंट हमें पता है 1.2 है. सो 8.9 को 1.2 पर डिवाइड करो एंड योर आंसर फॉर वोल्टेज शुड बी 7.407 या 7.41 या 7.4 volts. This is the voltage across P. And the voltage across Q will also be the same, 7.41. Next, what is the internal resistance of the battery? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हमें ये पता चल गया है कि हमारी बैटरी के बाहर जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो 7.4 वोल्ट्स है, जिसको आप बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. जवानों, यू नो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF minus IR. Terminal potential difference is 7.4. EMF is 9. The current that is coming out from the cell is 5.7 times the internal resistance. So यहाँ से आप internal resistance calculate करेंगे by doing 9 minus 7.4 divided by 5.7. So do it. 9 minus 7.4 divided by 5.7. Your internal resistance turns out to be 0.28 ohms.